हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं जो चैप्टर आपके सामने में डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है आपका चैप्टर नंबर 13 और इसका नाम है पानी और हम। तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी ये ईवीएस की किताब है पर्यावरण और हम, उसका ये चैप्टर नंबर 13 है। तो बच्चों ये बताने की ज़रूरत है क्या कि पानी और हमारे बीच में क्या संबंध है। मुझे लगता है सारे बच्चे ये अच्छे से समझ रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो ये उनके लिए अंडरस्टूड हो सकता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और पानी के बिना आप क्या क्या नहीं कर सकते। आप सवेरे फ्रेश नहीं हो सकते, ब्रश नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, आपके घर में खाना नहीं बन सकता। और आपको जब प्यास लगती है तो ऐसा तो थोड़े ना है कि मुझे सिर्फ पानी की ही ज़रूरत नहीं होती, खाने की ही ज़रूरत होती है। हाँ, आपको स्वस्थ रहने के लिए अच्छी हवा की ज़रूरत होती है, हेल्दी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है और साथ साथ में पानी की भी ज़रूरत होती है, बिल्कुल स्वच्छ पानी, निर्मल पानी। तो बच्चों एक दिन जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो उनसे सवाल पूछा गया कि उनके घर में दैनिक जीवन के लिए इस्तेमाल के लिए पानी आता कहाँ है, कहाँ से आता है पानी। जो पानी हम अपने घरों में स्नान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, और पीने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तो किसी ने बच्चे ने बताया कि उनके मोहल्ले में दिन में 2 बार नल से पानी आता है और कभी कभी लोग नल के सामने में लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। किसी दूसरे बच्चे ने बताया कि वे तो कुएं से पानी भरते हैं और कभी ऐसा भी हुआ था कि उनके पास के कुएं में 1 साल से पानी ही नहीं हो रहा था, जब पीछे के सालों में बारिश बहुत कम हुई थी या बारिश नहीं हुई थी। और एक बच्चे ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है। तो बच्चों आप बताओ कि आपके यहाँ पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो जो कॉमन रिसोर्सेज हैं, जो कॉमन जगह है, कॉमन सोर्सेज हैं जहाँ से पानी आता है, तो मेरे ख्याल से कि किसी के घर में हैंडपम्प से पानी आता है, किसी के घर में कुएं से पानी आता है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं दूर दराज के इलाके में जिनके आसपास में हैंडपम्प वाली फैसिलिटी नहीं होगी, तो नदी से पानी लाते होंगे, किसी दूर के तालाब से पानी लाते होंगे, किसी नहर से भी पानी लाते होंगे। ऐसा भी होता है। तो आप सब बच्चों को एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है कि सबको ये लिख करके रखना है कि आपके यहाँ पानी कैसे आता है और कहाँ से आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि आपके आसपास में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो 2 चीज़ें लिखनी है बच्चों। एक तो लिखना है कि आपके यहाँ पानी कैसे आता है, किस तरीके से आता है। दूसरा, आपके आसपास में पानी के सोर्स कहाँ कहाँ हैं, किस किस जगह से पानी आपको मिल सकता है। अच्छा, अब जैसे बात अगर होगी पानी की उपयोगिता के बारे में, तो पानी की उपयोगिता के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरे बच्चे ने कहा कि पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी। और तीसरा बच्चा कहता है कि राहुल ज़्यादा पानी पीना ठीक भी तो नहीं है। तो राहुल बोलता है कि कैसे। तो टीना बोलती है कि एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी, तो कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। और जिन लोगों के कच्चे घर थे वे बह गए थे, ढह गए थे और बहुत सारे लोग पानी में बह गए थे। उस बच्ची का घर पक्का था और ऊंचाई पर था, तो इसलिए सिर्फ नीचे की मंजिल में पानी भरा था। वो बच्ची बताती है कि मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल पर लेकर के गए और 2 दिनों तक उन्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। फिर जब धीरे धीरे पानी कम होने लगा तो लोगों ने उनकी मदद की और उनके घर में खाना पहुंचाया, फिर उनको ले आकर के राहत शिविर में रखा। तो यहाँ पर एक बच्ची जया पूछती है कि आखिर बाढ़ आती कैसे है। तो टीचर बताते हैं कि जब छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है और बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बहकर समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी नदी में अत्यधिक पानी आ जाता है और वो किनारों को तोड़कर या फांदकर चारों ओर फैल जाता है और उस नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं वो खेत खलिहान, घर बार, सड़कें, गांव, शहर, ये सारे के सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को, इस तरह की स्थिति को बाढ़ आना कहते हैं।
अच्छा, जैसे इसमें एक और भी छोटी सी बात बताई गई है कि एक बाढ़ के बारे में बताया गया है कि कभी ये 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे और अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सब लोग चीखने चिल्लाने लगे, कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे, तो कुछ ने घर की छतों और छप्परों पर अपना ठिकाना बना लिया। कुछ लोगों ने पेड़ों पर चढ़ कर के जान बचाने की कोशिश की और बाढ़ का पानी गांव में बढ़ता गया। गांव के गांव जलमग्न हो गए। जलमग्न होना मतलब समझ रहे हो ना? जलमग्न होने का मतलब है डूब जाना। मतलब खेत की फसलें दिखाई नहीं देंगी, खेत की मेड़ दिखाई नहीं देगी, सड़कें दिखाई नहीं देंगी, है ना? पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे गड्ढा है, तो इसे कहेंगे जलमग्न हो जाना। तो उत्तरी बिहार के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ उस साल। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। काल के गाल में समाने का मतलब क्या है? मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान एवं तटबंध का मतलब क्या है? वो बांध जो होते हैं ना, उस पर शरण लेना पड़ा। और ऐसे में लोगों को राहत कैसे पहुंचाया जाता है? हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराए जाते हैं, हवाई जहाज़ से पैकेट गिराए जाते हैं, आर्मी की बोट आती है गाँव में और फिर लोगों को सुरक्षित जगह पर, ऊंची जगह पर ले आते हैं। लोगों को कैंप में रखा जाता है और वहाँ पर उन्हें खाना वगैरह खिलाया जाता है। और ये सारी व्यवस्था आमतौर पर सरकार की तरफ से होती है। तो जब बाढ़ इस तरह से बाढ़ आ गई वहाँ पे, तो क्या हुआ कि वहाँ के लोग काफ़ी संकट में थे और लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयाँ और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मदद की और कई बार तो गांव के लोगों में ना आपस में छीना झपटी भी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर के बेसिस पर लिख सकते हो। जैसे पता करके लिखिए कि 2008 में उत्तर बिहार के किन किन जिलों में बाढ़ आई। बाढ़ आने पर लोगों को किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बात वो बच्चे भी बता सकते हैं जो बिहार के उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर हर साल या हर दूसरे साल बाढ़ आती है, जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, ये जो इलाके हैं। कोसी नदी के आसपास का क्षेत्र है, गंगा नदी के आसपास का भी क्षेत्र हो सकता है। अच्छा, लोग परेशानियों से निकलने के लिए क्या क्या करते हैं और परेशानियों से निकलने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या मदद की गई। बच्चों, आपको ये भी बताना है कि बाढ़ से इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं? मकान, पेयजल, संचार के साधन, यातायात, बिजली, मवेशी, मछुआरा, फसलें और स्वास्थ्य पर तो दिक्कत आती है ना। हैजा फैलने का डर रहता है, मच्छरों के प्रकोप फैलने का डर रहता है, मलेरिया होने का डर रहता है, डेंगू फैलने का डर होता है। और बच्चों, आपको ज़रा ये भी सोचना है और लिखना है कि आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या बाढ़ के लिए कुछ लाभकारी प्रभाव भी हो सकते हैं? बाढ़ से कुछ फायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं क्या? बाढ़ से एक फायदेमंद चीज़ें हो सकती है, वो है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ में काफ़ी सारी मिट्टी और उसकी गाद भी सड़कों पर, खेतों में फैल जाती है। तो सड़कों पर इसके फैलने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर बाढ़ के साथ आई हुई मिट्टी आपके खेतों में फैल जाती है तो उस खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है। उस साल आपको खेतों में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना कम पड़ सकता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आपका एक छोटा सा चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था पानी और हम, कि पानी हम लोगों को कैसे मिलता है, पानी से हम लोग क्या क्या करते हैं, और अगर आपके गांव में, शहर में पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा। आगे हम लोग फिर से आपका एक अच्छा सा चैप्टर लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए शुभ।